हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, हम उसको आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। जहां तक हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मैंने आपको समझा दिया था। उसकी एनसीईआरटी रीड करनी आपकी बाकी थी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम उसकी रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी, और उसके बाद फिर हम लोग हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। ठीक है, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, इस नए साल में आप अर्जुना से लक्ष्य बैच में पहुंच जाएंगे। ठीक है, 11th से आप 12th में पहुंच जाएंगे। फिर आप 12th में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, और फिर उसके बाद जो अगला साल आएगा उसमें आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं। तो मैंने आपको अगले साल का और उससे अगले साल की शुभकामनाएं दे दी हैं। ठीक है, आपका स्वास्थ्य भी, शरीर सब सही बना रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, और बस आप खुश रहें। नया साल आपके लिए खुशियां लाए और मेरे लिए भी खुशियां लाए। मैं भी मुस्कुराता रहूं, मैं भी ऐसे ही हेल्दी रहूं, और अगले साल भी मैं ऐसे ही हेल्दी रहूं। ठीक, और ईश्वर का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। ठीक है, पूरी सृष्टि पे ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, और हर जगह शांति कायम रहे। ठीक, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक, चलिए, तो अब एक बार उसकी एनसीईआरटी जो था वो खत्म कर देते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की। फिर हम पढ़ाई को अपना आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, पूरा फोकस करना। ठीक है, आ जाओ। ये अपन पढ़ रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी। कहां से? फ्रॉम ऑक्सीडाइबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, सिंपल भाषा में समझाता हूं। एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी कहां से निकालना? ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। बच्चों, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक ऑक्सीडाइबल सब्सटेंस है। तो जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, किसके अंदर? रेस्पिरेशन में, तो आपकी क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को आप स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक, और इसमें से आपकी एनर्जी का लॉस भी होता है किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। ठीक, तो स्पेशल सब्सटेंस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। तो जो एनर्जी है वो स्टोर्ड हुई एटीपी की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज बाय सेल। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट, दोनों के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है। हमने आपको अभी कौन सा पढ़ाया है? हमने आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया है। हमने आपको क्लोरोप्लास्ट क्यों पढ़ाया है? ठीक है सर, ये तो कल हो गया था। कल अच्छे से नहीं हुआ था ना, मैं बीच में छोड़ दिया था, तो उसकी एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं अभी। ठीक, देखो यहां पर ये कहां हुआ है लुखो? ये हो गया है क्या? ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ था, वो जल्दी जल्दी हुआ था ना। मैंने तुमसे क्या कहा था कि इसकी एनसीईआरटी हम कल रीड करेंगे, तो यहां कहीं पे मैंने छोड़ा था, तो यहां से डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करता? फ्लो नहीं बनता, इसलिए मैंने 3 लाइन और पढ़ ली जो कल पढ़ी थी, ताकि तुम्हारा एक फ्लो बन जाए लुखो। ठीक, एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड, ठीक है, इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन। तो एडीपी का आईपी में जुड़ना और एटीपी बनना, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अगर यही प्रोसेस
लाइट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो आप इसको बोलेंगे क्या? फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके पहले फोटो लगा दिया, ठीक। जब दो फोटो सिस्टम एक साथ काम करें, जिसमें पहला PS2 देन PS1, इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। The two photosystem are connected through an electron transport chain, जैसा कि हमने देखा था कहां पर, जेट स्कीम में। Both ATP and NADH are synthesized by these kind of electron flow. ATP और NADH दोनों की सिंथेसिस होती है। हाँ यहां तक तो हो गया था, मुझे याद आया, वहां तक तो हो ही गया था, अच्छे से हो गया था, ठीक है। मैं भी क्या गजनी होता जा रहा हूं उम्र के साथ। देखिए, जब सिर्फ, हाँ यहां से भी स्टार्ट करते तो भी ठीक ही था, चलो कोई बात नहीं। वेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, जब सिर्फ PS1 काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन दी फोटो सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा कहां पर? PS1 में। And the phosphorylation occur due to cyclic flow of electron. Phosphorylation मतलब यहां पर भी ATP बनेगा, ठीक है, यहां पर भी ATP बनेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा? साइक्लिक। A possible location where this could be happening is in the stromal lamella. तो साइक्लिक कहां होता है? स्ट्रोमल लैमेला में होता है। While the membrane or lamella of the grana have both PS1 and PS2, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, किसकी मेम्ब्रेन? ग्रेना की। भाई ग्रेना की यूनिट थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड की क्या? मेम्ब्रेन। वहां पर दोनों मिलते हैं, PS1 और PS2। द स्ट्रोमल लैमेला मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लैमेला में PS2 नहीं मिलता, वहां सिर्फ PS1 मिलता है। यहां पर NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं मिलता। तो बच्चों, साइक्लिक फ्लो में, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास क्यों नहीं जाते? भाई नॉन साइक्लिक में तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसके पास गए थे? NADP प्लस के पास गए थे। साइक्लिक में क्यों नहीं जाते? जाकर भी क्या करेंगे? NADP रिडक्टेस एंजाइम तो स्ट्रोमल लैमेला में मिलता ही नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे, क्या पूछे? कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो NADP प्लस के पास नहीं जाते, बट वो वापस आ जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसा क्यों? क्योंकि जाकर भी क्या करेंगे? आपका NADPH फॉर्म्ड ही नहीं होगा, क्योंकि उसको बनाने वाला एंजाइम स्ट्रोमल लैमेला में नहीं है। इसका मतलब साइक्लिक फ्लो में सिर्फ ATP बनेगा, किसके थ्रू? ETC के थ्रू, लेकिन आपका NADPH नहीं बनेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन also occur when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation। जब 680 से ज्यादा की लाइट होगी, 700 की लाइट होगी, बियॉन्ड 680, तो ही आपका साइक्लिक होगा, तो ही आपका साइक्लिक होगा। ये देख लीजिए, ये गए, ये ETC से वापस आ गए, ETC होगी तो आपका ATP बनेगा। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। अब मुझे आपको पढ़ाना है यहां से, यहां से मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, पूरा फोकस करना अच्छी तरीके से, ठीक है।
आज भी मेरी क्लास थोड़ा लेट खत्म हुई थी, जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया और मैं आ गया। ठीक है, क्योंकि बस एक बार आप आके खड़े हो जाओ, क्लास तो अपने आप शुरू हो जाती है फिर। ठीक है, लुखास आ जाता है, क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब आप क्या हेडिंग डालेंगे? वेयर आर दी एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे, पहले तो उसको हटा देते हैं। अब आप फ्रेश हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आप फ्रेश हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आप फ्रेश हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आप यही हेडिंग डालें जो एनसीईआरटी ने डाली हुई है, ताकि आपको पता रहेगा वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज। आप यही हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, वेयर आर, ठीक है, वेयर आर एनएडीपीएच एंड एटीपी यूज्ड, वेयर आर NADPH एंड ATP यूज। कहां पर आपका, अच्छा समाप्ति मैम का बर्थडे है, तो भाई हमारी तरफ से और सारे जो भी लुखास हैं, है ना, और सपोले हैं, ठीक है, इन सब की तरफ से मैम को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। ये बर्थडे मैम के जीवन में खुशियां लेकर आए, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लिख रहे थे काफी देर से, मैंने सोचा एक बार ये वाला एनसीईआरटी वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक बार वो कर लेंगे। नहीं देखो, अभी कॉल कॉल के लिए मत बोलिए, अभी मेरी बात को समझिए आप, है ना। अभी हो सकता है मैम कहीं बिजी हैं, हो सकता है मैम अभी किसी अपनी फैमिली में अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं पर बिजी हो सकता है वो किसी फंक्शन में हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से एकदम से कॉल करना मुझे लगता है सही नहीं होता है। लेकिन हमने देखो मैम को बर्थडे विश कर दिया है, ठीक है, आपने भी बर्थडे विश कर दिया है। आप समझिए, आयुष सर होते, सुधांशु सर होते, तो सोचना नहीं पड़ेगा, कॉल उठाओ कर लो। ठीक है, ऐसे एकदम से हो सकता है वो अपने बर्थडे की शॉपिंग में बिजी हैं। ठीक है, हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बिजी हैं। तो इस तरीके से मेरी बात को समझिए, ठीक है। मैंने बर्थडे विश किया, ठीक है, आप समझिए। बिहेव लाइक अ मैच्योर गाय, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स प्लीज, है ना। हाँ, तो मैं मैम से पूछ के फिर उनको कॉल कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में। मैं पहले से ही बोल दूंगा कि मैम मैं इस टाइम में आपको कॉल करूंगा। ठीक है, उनसे पूछ लूंगा मैम व्हाट इज द राइट टाइम टू कॉल। ठीक है, इस तरीके से समझो मेरी बात को। ठीक है, कॉल करने में कुछ नहीं है, कॉल कॉल करेंगे, बात समझो मेरी बात को यार, है ना। तो हमने सबने मिलकर बर्थडे विश उनको पहुंचा दिया है। ठीक है, चलिए। तो अब है बेटा, चलो अब आ जाओ पूरा का पूरा, है ना। वेयर आर NADPH एंड ATP आर यूज्ड, है ना। अब जरा ध्यान समझना, पूरा समझने वाला है पूरा का पूरा, और इस वीक में चैप्टर विद क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए। वेयर आर NADPH एंड ATP आर यूज्ड, ठीक है, समझिएगा बच्चों। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या थे, है ना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, एटीपी प्रोड्यूस हुआ और NADPH+H+ प्रोड्यूस हुआ। बच्चों ये जो एटीपी और NADPH+H+ होता है, इसको बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, इसको बोलते हैं, ये एनर्जी है बेटा, ये दोनों की दोनों क्या है, एनर्जी है। एसिमेट्री पावर बोलो या आप इसको बोलेंगे एनर्जी। और ये एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी
यूटिलाइज होगी इन बायोसिंथेटिक फेस। बायोसिंथेटिक फेस, बायोसिंथेटिक फेस वो फेस है जहां पर आपकी फूड बनेगा, जिसको मैं कह रहा हूं डार्क रिएक्शन। तो यहां आपका क्या बनेगा? फूड बनेगा, है ना, फूड बनेगा। फूड का मतलब क्या है? फूड का मतलब है ग्लूकोज। तो बच्चों आपको एक चीज यहां पे याद रखनी है कि फूड बनाने के लिए आपको 6 CO2 का फिक्सेशन करना पड़ेगा। जब आप 6 CO2 को फिक्स करोगे, जब आप 6 CO2 का फिक्सेशन करोगे, 6 CO2 का फिक्सेशन करोगे, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपका क्या होगा? फॉर्म्ड होगा। तो आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बचपन से पढ़ते आए हो, उसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और लेफ्ट साइड में लिखा होता है 6 CO2। भाई पहली क्लास में आपको बताया था 6 CO2 प्लस 12 वाटर, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हुआ था। इसका मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 6 CO2 का फिक्सेशन करना है। ठीक, 6 CO2 का आपको क्या करना है? फिक्सेशन करना है। और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 CO2 का फिक्सेशन करना है। किसके अंदर? किस साइकिल से फूड बनेगा? केल्विन साइकिल से फूड बनेगा। किस साइकिल से फूड बनेगा? केल्विन साइकिल से। बहुत अच्छी क्लास होगी आज की, फोकस करना। केल्विन साइकिल से फूड बनेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए या फिर 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो याद कर ले 18 ATP और 12 NADPH प्लस H प्लस। तो जो तू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, जहां तूने प्रोटॉन ग्रेडियंट पढ़ा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होने से प्रोटॉन का मूवमेंट ल्यूमेन से स्ट्रोमा हो रहा था, एक बारी में 2 प्रोटॉन जा रहे थे, तो प्रोटॉन के मूव करने की वजह से CF1 के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा था, जिसकी वजह से ATP बन रहे थे। तो बच्चों प्रोटॉन का मूवमेंट तब तक होगा जब तक 18 ATP वहां नहीं बनते। तो अगर मैं आपसे कहता हूं प्रोटॉन का मूवमेंट तो होता रहेगा, ATP बनते रहेंगे, प्रोटॉन का मूवमेंट होता रहेगा, ATP बनते रहेंगे, ठीक है, प्रोटॉन का मूवमेंट वहां होता रहेगा, ATP बनते रहेंगे, प्रोटॉन का मूवमेंट होता रहेगा, ATP बनते रहेंगे। आपको कितना ATP चाहिए कि आप 6 CO2 को यूज करके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना सको? आपको चाहिए 18 ATP, 12 NADPH। तो तू मुझे बता 6 CO2 को फिक्स करने से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, तो 1 CO2 को फिक्स करने में कितना ATP और कितना NADPH कंज्यूम्ड होगा? बता। 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH कंज्यूम होते हैं। तो 1 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP और NADPH कंज्यूम होंगे? लिख के बता, लिख के बता, लिख के बता, कितने कंज्यूम होंगे? लिख के बता। 3 और 2, बहुत बढ़िया, 3 और 2, बहुत बढ़िया। तो 3 ATP और 2 NADPH, 3 ATP और 2 NADPH, 3 ATP 2 NADPH आपके कंज्यूम होंगे, तो आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना बनेगा। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तो तब बनेगा जब 6 CO2 को फिक्स करेंगे।
एक CO2 को फिक्स करने में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, लेकिन एक CO2 को फिक्स करने में 3 ATP और 2 NADPH आपके क्या होंगे, कंज्यूम्ड होंगे। 3 ATP 2 NADPH आपके क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। ठीक बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। हाँ, 1/6, 1/6, बहुत बढ़िया, 1/6। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार यस लिख दीजिए, एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले लोग क्या मानते थे, अब आप नोट डालना। ठीक है, आप यहां लिखना, अर्लियर, हेडिंग डालो, अर्लियर बिलीव्ड। पहले लोग क्या मानते थे, लोग ये मानते थे। ठीक है, लोग पहले क्या मानते थे, जरा ध्यान से देखिएगा, लोग पहले क्या मानते थे, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 6 CO2 को फिक्स करना है तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा, किसमें, केल्विन साइकिल में। तो बच्चों, एक केल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स होता है। तो आप मुझे बताओ, एक बार जब एक केल्विन साइकिल होगी, एक बार जब एक केल्विन साइकिल होगी तो एक CO2 फिक्स होगा। तो आप मेरे को बताओ, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे कितने टर्न चाहिए केल्विन साइकिल के, हाउ मेनी टर्न्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 साइकिल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है। ठीक है, इसका मतलब 6 CO2 को फिक्स करने के लिए, 6 CO2 को फिक्स करने के लिए आपको 6 टर्न चाहिए, 6 टर्न नीड टू फिक्स 6 CO2 और to form one molecule of ग्लूकोज। इसको हम बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, और इस बॉक्स को उठा के हम ट्रॉली में यहां डाल देते हैं। अब ध्यान से समझना, पहले लोग क्या मानते थे। ठीक, पहले लोग क्या मानते थे, लोग ये मानते थे कि जो CO2 है वो जिसके साथ बाइंड करता होगा, है ना, जिसके साथ बाइंड करता होगा, ठीक है, जिसके साथ बाइंड करता होगा, CO2 जिसके साथ बाइंड करता होगा, मैं यहां लिखूंगा, भाई CO2 किसी के साथ तो बाइंड करता होगा, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम है रुबिस्को। अभी इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, एंजाइम का नाम है रुबिस्को, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने ये कहा कि हम जब भी किसी प्लांट को देखते थे और उस प्लांट में केल्विन साइकिल को स्टडी करते थे, कॉन्सेप्चुअल है, पूरा फोकस करना, ध्यान से समझना, आसान है लेकिन पूरा फोकस करना। ठीक है, लाइट रिएक्शन के मुकाबले में सब आसान है। ठीक है, ध्यान से सोचना। इन्होंने ये कहा, पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि हम किसी भी पेड़ को, किसी भी प्लांट को देखते हैं तो उनके अंदर केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता था वो बनता था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इन्होंने कहा कि हम किसी भी प्लांट को जब देखते थे और उसमें केल्विन साइकिल स्टडी करते थे
तो केल्विन साइकिल के अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता था वो बनता था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसके एक मॉलिक्यूल में होते हैं 3 कार्बन। भाई ये एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को। इस एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 जिसके साथ बाइंड होगा, भाई CO2 जिसके साथ बाइंड होगा उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे प्राइमरी एक्सेप्टर। उसको आप बोलोगे प्राइमरी एक्सेप्टर। तो रुबिस्को एंजाइम की साइट पर CO2 जिसके साथ बाइंड होता था उसमें कितने कार्बन होंगे, ये लोग रिसर्च कर रहे थे कि इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में कितने कार्बन होते होंगे कि जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का आए। तो लोगों ने कहा एक CO2 में, एक CO2 मतलब 1 कार्बन, तो मैं एक में कितना जोड़ूं कि 3 आए? मैं एक में कितना जोड़ूं कि 3 आए? एक में कितना जोड़ूं कि 3 आए? एक में कितना जोड़ूं कि 3 आए? इसका मतलब जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता होगा, लोग ये मानते थे कि वो एक 2 कार्बन कंपाउंड होता होगा। वो एक 2 कार्बन कंपाउंड होता होगा। एक CO2 जिसके साथ जुड़ती होगी वो पक्का 2 कार्बन वाला होगा। मैंने कहा कैसे पता चला? क्योंकि सर आपने कहा केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है और उसके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो सिंपल सी बात है, एक में 2 जोड़ोगे तभी 3 आया। ऐसा लोग पहले मानते थे कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि जितने भी प्लांट्स थे उनके अंदर केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था। बट हिस्ट्री वॉज रॉन्ग। बट ये सही नहीं था। लोग कहते थे ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा लोग पहले मानते थे। तो बोला अब लोग क्या मानते हैं? बोला अब लोग क्या मानते हैं? लोग ये मानते हैं कि एक CO2, ठीक है, तो ट्रू क्या है? अगर मैं कहूं राइट क्या है, सही चीज क्या है जो लोग मानते हैं? लोग ये मानते हैं कि एक CO2 के अंदर जो CO2 को बाइंड करवाएगा वो उसका नाम है राइबुलोस 1,5 बेस फॉस्फेट। तो CO2 जिसके साथ जुड़ता है प्राइमरी एक्सेप्टर, वो 5 कार्बन वाला एक कीटोस शुगर है, ये पता चला। तो सर उस हिसाब से तो जो कंपाउंड बनेगा वो तो 6 कार्बन का बना ना 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 ना। कंपाउंड तो ये ही बना, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल बने। अच्छा, इसके 2 मॉलिक्यूल बने। हां, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, टोटल कार्बन 6। 1+5 = 6। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। तो ये है सही जो अब मानते हैं, ये पहले मानते थे। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख।
अरे एक चीज तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या? क्या सर क्या? इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड मैं आज आपके ऐप में डलवा रहा हूं। ये देखो, अनसॉल्व्ड, 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 अन 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 पूरा का पूरा, पूरा का पूरा अनसॉल्व्ड एनसीईआरटी मैं आपके इसमें डलवा रहा हूं। अनसॉल्व्ड, 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 पूरा का पूरा मैं आपके इसमें अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड दोनों डलवा रहा हूं। ठीक है? तो भाई नए साल पे कुछ तो काम करोगे ना। भाई स्कूल की छुट्टी होती थी गर्मियों की, 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी। तो जब 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी तो तुम्हें होमवर्क मिलता था स्कूल में कि भाई घर से ये काम करके आना। जब तुम 5th 6th क्लास में थे तो मैं कोई खतरनाक काम थोड़ा ना दे रहा हूं। तुम्हें अनसॉल्व पीडीएफ अलग मिलेगा और सॉल्व पीडीएफ अलग मिलेगा। तो अनसॉल्व और सॉल्व पीडीएफ अलग अलग मिलेगा। अभी भी 2 4 लिख रहे हैं कि नॉट डन। अबे लुखे सुन तो ले, मैं बोल क्या रहा हूं। जब सुन तो ले गूदड़ी के लाल, अभी मैं बोल क्या रहा हूं वो सुन। तूने नहीं लिखा वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। अबे मैं अभी वहां पर जाऊंगा, जब जाऊंगा तो तब लिख लेना ना, लिख लेना मेरे भाई। अरे ये ले, लिख ले। अब जब टीचर कुछ अनाउंस कर रहा है तो उसको सुनो। जब वहां पर टीचर जाएगा तो अभी मैं उस स्लाइड पे हूं कहां? अभी तो उस स्लाइड पे मेरे को काम करना है ना। अभी मैं उस स्लाइड पे हूं ही नहीं हूं। कहां हूं मैं उस स्लाइड पे? है 11वीं से 12वीं में जाने वाले हो थोड़े दिन में, थोड़े तो बड़े हो जाओ मेरे भाई। मैं अभी स्लाइड में हूं ही कहां? जब मैं फ्रेश स्लाइड ऐड करके तुम्हें पढ़ाता तब तुम्हें लिखना चाहिए था नॉट डन, नॉट डन, नहीं नॉट डन, नॉट डन। मैं तुम्हें अपनी कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूं, कुछ बात बता रहा हूं, तुम लिख रहे हो नॉट डन। अरे भाई क्लास लगाते हो, दोपहर का खाना खाकर आया करो। तुम लोग नशा करके आ जाते हो। नशा गलत चीज है, ये देश को बर्बाद कर देगा। इससे दूर रहिए। रोटी दाल चावल खाकर आया कीजिए। समझ गए बात को? तो मैं तुम्हें ये घर के लिए दूंगा। ठीक है? सॉल्व भी रहेगा, अनसॉल्व भी रहेगा। तुम जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा डेली 3 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। डेली 4 किए 5 किए, फिर चेक करना तेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है? बात समझ में आई तो यस लिखो। खा अरे लुखा, वैसे तो लुखा बड़ा है लेकिन नॉट डन, नॉट डन। अबे मेरा खुद अभी यहां डन नहीं हुआ तो नॉट डन तो कहां से? पहले मेरा तो डन होने दे। अभी मैं समझा रहा हूं यहां पे। अबे हम समझा रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। नॉट डन, नॉट डन है। बूढ़े हो गए हम तुम्हें पढ़ाते हुए है। लिख, लिख ले। अब एक CO2 इसके साथ बाइंड करी तो आपका ये प्रोडक्ट बना 3 कार्बन 3 कार्बन 6 कार्बन। ठीक? तो लोगों ने कहा रुबिस्को का कुछ फुल फॉर्म तो होता होगा भाई। मैंने कहा बिल्कुल होता है। बोला क्या फुल फॉर्म होता है? मैंने कहा राइबुलोस। मेरा डन हुआ नहीं है, तेरा डन करवा दूं। पहले मैं अपना तो डन कर लूं। राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। गया मैं डिस्को, मिला मुझे रुबिस्को। दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। ठीक है? राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये रुबिस्को का फुल फॉर्म है। तो रुबिस्को की साइट पर ये दोनों के दोनों आकर बाइंड करते हैं और ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है तेरा। फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर कार्बन नंबर 3 होता है, इसलिए आप इस साइकिल को बोलते हैं C3 साइकिल। आप इस साइकिल को बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक? अभी C3 साइकिल स्टार्ट करूंगा
अभी C3 साइकिल का बेसिक बताया जा रहा है। C3 साइकिल क्या है ये नहीं बताया गया, अभी बस ये बताया गया कि खाना बनाने वाली साइकिल C3 साइकिल है। इस साइकिल के अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ये रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका प्राइमरी एक्सेप्टर राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट होता है और इसी को बोलते हैं RU-क्रेजी, RUBP। इसका फुल फॉर्म है RUBP, RUBP राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक, लिखो भाई जल्दी से लिख लो। तो आप मेरे को बताओ इसने CO2 को बाइंड कराया तो इसने किसकी तरह बिहेव किया, इस एंजाइम ने किसकी तरह बिहेव किया? जब ये एंजाइम अपने ऊपर CO2 को बाइंड कराता है तो ये एंजाइम किसकी तरह बिहेव करेगा? कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेस? ये एंजाइम बिहेव करेगा कार्बोक्सिलेज की तरह। तो कोई आपसे पूछे कि रुबिस्को कैसे बिहेव कर रहा है तो आप बोलेंगे रुबिस्को बिहेव कर रहा है किसकी तरह? रुबिस्को बिहेव कर रहा है कार्बोक्सिलेज की तरह, क्योंकि रुबिस्को अपने ऊपर CO2 को बाइंड करा रहा है तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर रहा है। तो सर ऑक्सीजनेस क्यों लिखा है बताऊंगा अभी जो बताया उतना समझ। रुबिस्को कैसे बिहेव कर रहा है? कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर रहा है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। यस तो बाद में लिख देना, पहले डन लिख दो। यहां अगर ये लिख लिया तो डन लिख दो। तेरी गलियां गलियां गलियां। वो आ गया, हमारे अंकल आ गए। डन। अब डालो हेडिंग, अभी नहीं अभी डलेगी केल्विन साइकिल, लेकिन उससे पहले बेसिक बनाया जा रहा है ना। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में पहले वो बताना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहां लिखो रुबिस्को। अब यहां लिखो आप रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, हर प्लांट के अंदर ये मिलता है। मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम और प्रोटीन ऑन अर्थ। इस स्लाइड के बाद मजा आ जाएगा। रुबिस्को सबसे ज्यादा इंजाइम है, मोस्ट एबेंडेंट इंजाइम है जो अर्थ पे पाया जाता है। अब आप मुझे बताओ रुबिस्को किस किस तरीके से बिहेव कर सकता है? रुबिस्को बिहेव कर सकता है कार्बोक्सिलेज की तरह, रुबिस्को बिहेव कर सकता है ऑक्सीजनेस की तरह। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर रहा है इसका मतलब RUBP CO2 को बाइंड करवाएगा। ठीक है, RUBP किसको बाइंड करवाएगा? CO2 को बाइंड कराएगा। किस पर? रुबिस्को पर। अगर RUBP CO2 के साथ बाइंड है तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। और ऐसा आपका कहां होता है? ऐसा होता है C3 साइकिल में। ठीक है, यूजुअली ऐसा ही होता है। C3 साइकिल में यूजुअली यही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि RUBP CO2 के साथ नहीं ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है।
किसकी साइट पर? रुबिस्को की साइट पर। तो अगर ऐसा हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये हमें सब पढ़ने हैं एक एक करके, ये हमें सब पढ़ने हैं एक एक करके। अगर रुबिस्को एंजाइम, अगर रुबिस्को एंजाइम पर आरयूबीपी और ऑक्सीजन बाइंड होंगे तो रुबिस्को किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीजनेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये एंजाइम ऑक्सीजन को बाइंड करा रहा है। अगर रुबिस्को एंजाइम पर आपका आरयूबीपी के साथ CO2 बाइंड है, इसका मतलब ये एंजाइम CO2 को बाइंड करा रहा है। तो इसकी दो एक्टिविटी होती है, एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है और एक इसकी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होती है। अब मैं एक एक करके आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में C3 साइकिल भी है, आपके सिलेबस में फोटो रेस्पिरेशन भी है, दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। आप मुझे ये बताइए, रुबिस्को यूनिफंक्शनल एंजाइम हुआ, यहां से देखकर बताइए, या बाई फंक्शनल एंजाइम हुआ? रुबिस्को कैसा एंजाइम हुआ? रुबिस्को आपका बाई फंक्शनल एंजाइम हुआ। रुबिस्को आपका कैसा एंजाइम हुआ? रुबिस्को आपका बाई फंक्शनल एंजाइम हुआ। उसमें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है, उसमें ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी है। अगर रुबिस्को अपनी एक्टिव साइट पर आरयूबीपी और CO2 को बाइंड कराए तो वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी मानी जाती है। अगर वो आरयूबीपी ऑक्सीजन को बाइंड कराए तो वो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी मानी जाती है। इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन बोला, इसको C3 साइकिल बोला। पहले ये पढ़ेंगे, फिर C4 साइकिल पढ़ेंगे, फिर फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए। और अब डालो हेडिंग केल्विन साइकिल। अब बताऊंगा केल्विन साइकिल की डिटेल, फिर पढ़ेंगे एनसीईआरटी। सुन साइमा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू मुझे चुन। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब डालो हेडिंग, अब शुरू करेंगे हम हेडिंग केल्विन साइकिल। देखो अब कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, कैसे करना है, कॉपी को ऐसे लेटा लो, ऐसे जाऊंगा मैं, ऐसे करके ऐसे आऊंगा और फिर ऐसे आऊंगा और फिर ऐसे आऊंगा। ठीक है, समझ गए कैसे करूंगा? पहले मैं यहां लिखूंगा, फिर यहां लिखूंगा, फिर यहां लिखूंगा, फिर यहां लिखूंगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और ऐसे करके साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए फटाफट आते हैं केल्विन साइकिल। ध्यान से समझिएगा, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल एल्गी पे स्टडी की गई थी। केल्विन साइकिल एल्गी पे स्टडी की गई थी, क्लोरेला पे स्टडी की गई थी। ठीक है, और इसको स्टडी करने के लिए रेडियो आइसोटोप टेक्निक को यूज किया गया था। रेडियो आइसोटोपी टेक्निक हो गई, और क्रोमेटोग्राफी भी था। क्रोमेटोग्राफी, अभी आप ये लिख लीजिए, रेडियो आइसोटोपी टेक्निक को यूज किया गया था। ठीक, अब देखिएगा केल्विन साइकिल, ध्यान से देखिएगा, केल्विन साइकिल, ठीक है, एल्गी पे स्टडी किया गया था सबसे पहले, क्लोरेला एल्गी। ठीक है, रखा इसको प्रोटिस्टा में गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे चलेंगे हम लोग, ऐसे 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 ऐसे।
ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। हमें बताया गया था कि सर केल्विन साइकिल के 6 चक्कर चाहिए, क्योंकि एक चक्कर में एक CO2 ही फिक्स होता है। तो 6 चक्कर में 6 CO2 फिक्स होंगे, तब जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा, तब जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, मैं बनाने के बाद तुम्हें इससे मैच कराऊंगा। ये थोड़ी शॉर्ट में है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, ये देखो हल्का हल्का बनाया है, इसके अंदर रूबिस, राइबोलोज, कार्बोक्सिलेशन, ये सब पूरा का पूरा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा, देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक CO2, एक CO2 मतलब एक कार्बन। तो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर था, कौन था? CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर था राइबोलोस 1,5 बेस फॉस्फेट। और टीचर से थोड़े 8 या 10 सेकंड पीछे चला करिए, टीचर के साथ साथ नोट्स एकदम मत लिखा करिए। टीचर को कुछ पढ़ाते पढ़ाते मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, मिटाना है, टीचर तो ऐसे मिटा देगा, ये मिट गया, तू तो ऐसे नहीं मिटा पाएगा ना मेरे भाई। समझ रहा है मेरी बात को? थोड़ा सा पीछे चला कीजिए, एकदम ये नहीं कि जैसे ही सर ने आर लिखा मैं सर से पहले लिख दूं, नहीं, साथ साथ चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। 1CO2 प्लस राइबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट। राइबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल 3, 4, 5, एक मॉलिक्यूल, एक CO2, राइबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हुआ? आपका रूबिस्को की प्रेजेंस में हुआ। एंजाइम था रूबिस्को। कैसे बिहेव कर रहा है? कार्बोक्सिलेस, कार्बोक्सिलेस। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। RuBP का CO2 के साथ जुड़ना, RuBP का CO2 के साथ जुड़ना, CO2 का RuBP के साथ जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। ठीक है, और पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट जो होगा आपका वो क्या बनेगा, उसको भी देख लीजिए। पहला प्रोडक्ट आपका बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके कितने मॉलिक्यूल बने? इसके कितने मॉलिक्यूल बने? इसके 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन। तो 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, एक कार्बन प्लस 5 कार्बन इज इक्वल टू टोटल इसके 2 मॉलिक्यूल बने, एक मॉलिक्यूल में 3, दूसरे में 3, तो टोटल कार्बन 6। LHS इज इक्वल टू RHS। अब मेरी बात को ध्यान से बताना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितना फॉस्फेट है? एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट है, एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट है, 3 कार्बन है। 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट है और 3 कार्बन है, एक फॉस्फेट है और 3 कार्बन है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए,
ये हो गया कार्बोक्सिलेशन। ठीक, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, यहां से आपका बना, जैसे जैसे मैं आपसे पूछूंगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, जैसे जैसे मैं आपसे पूछूंगा आप मेरे को जवाब देना। ठीक है, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं वो एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में करूंगा, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, तो मैं आपसे जो सवाल करूंगा आप मुझे एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बताएंगे। अगर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, लेटस सपोज, थोड़ी देर के लिए मान लो है तो 2 मॉलिक्यूल, मैं एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। अगर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, इससे बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है और 3 कार्बन है। तो इस पे एक फॉस्फेट था एक मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट था, इसके एक मॉलिक्यूल से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बना, इसमें 2 फॉस्फेट हैं। तो आप मुझे बताओ यहां पर एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कितने एटीपी खर्च हुए, एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। तो एक एटीपी आपका खर्च हुआ और आपका बना एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एक एटीपी आपका टूटा, एक एटीपी आपका टूटा, तो एटीपी से बना एडीपी आईपी। ये जो एक फॉस्फेट है वो इसमें जुड़ गया, ये जो एक फॉस्फेट है वो इसमें जुड़ गया। तो तेरे इस मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट हो गए? 2 फॉस्फेट हो गए। बहुत बढ़िया। मैं एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, सर इसका कितना मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट? एक। सर इसके कितने मॉलिक्यूल बना? एक मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट? 2। सर दूसरा फॉस्फेट कहां से आया? दूसरा फॉस्फेट एटीपी ने दिया, एटीपी ने दिया, दूसरा फॉस्फेट एटीपी ने दिया, ये रहा फॉस्फेट। तो अब मेरे सवाल का जवाब दे। तुमने तो मेरे से पहले ही दे दिया तुमने तो मेरे से पहले ही दे दिया। अरे गजब बाबा। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल में टोटल 4 फॉस्फेट होंगे, टोटल 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन 6 कार्बन होंगे। तो तू मुझे बता यहां कितने एटीपी खर्च होंगे? कितने एटीपी खर्च होंगे? सर 2 एटीपी खर्च हुए, 2 एडीपी में और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अरे मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है, अब तो वो जवाब देना भी सीख गया है। ठीक है, तो आप देखिए, जब इसका एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट थे, इसका एक मॉलिक्यूल बना, तो सर एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट कैसे आ गया? एक कहां से आया? एक एटीपी ने दिया। तो सर 2 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? 2 के रेस्पेक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल तो इसका भी 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फेट, तो तू कितने एटीपी तोड़ेगा? 2 एटीपी तोड़ेगा। तो 2 एटीपी तेरे को कितने फॉस्फेट देंगे? 2 फॉस्फेट देंगे। बच्चों समझ में आया तो आप यस लिखिए। इसका एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट, इसका एक मॉलिक्यूल बना, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट, तो अगर एक फॉस्फेट किसने दिया? एटीपी ने दिया। लेकिन सर इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। भाई ये समझ में आ गया तो यस लिख दो। किरण ये तुम्हें समझ में आ गया है? ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया है। ठीक,
अब जरा ध्यान से देखना, अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ। असल में एक बार मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। अब क्या होगा देखो, अब एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एक NADPH खर्च होगा, एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एक NADPH खर्च होगा। तो दो के रेस्पेक्ट में कितने खर्च होंगे, दो के रेस्पेक्ट में दो खर्च होंगे। तो तेरा क्या बनेगा, तेरा बनेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तेरा बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। अब तेरा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ठीक है, अब तेरा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, है ना। अब तेरा क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 2 मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल तेरे बने हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के तेरे 2 मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बने हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन है कितने, 6। तो ये जो तेरा स्टेप है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो पहला तूने क्या पढ़ा, कार्बोक्सिलेशन, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा स्टेप है जिसको आप बोलते हैं रिडक्शन। तो आप मेरे को बताओ, कार्बोक्सिलेशन स्टेप में कोई भी एनर्जी कंज्यूम्ड नहीं हुई, ट्रू या फॉल्स, बताओ, ट्रू या फॉल्स। कार्बोक्सिलेशन स्टेप जो होता है केल्विन साइकिल का, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, जहां पर कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, नो इन्वॉल्वमेंट, नो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। रिडक्शन स्टेप में कितने एटीपी और कितने NADPH कंज्यूम हुए, बता मेरा लुखा। रिडक्शन स्टेप में 2 ATP और 2 NADPH कंज्यूम हुए। अब मेरी बात को समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक, मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां तक पहुंचते पहुंचते, यहां तक पहुंचते पहुंचते, यहां तक पहुंचते पहुंचते, मेरी बात को समझना। कार्बोक्सिलेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, ग्लूकोज थोड़ी ना बनेगा। अभी तो CO2 को एक ही बार फिक्स किया है, 6 बार करना है। अभी तो केल्विन साइकिल का पहला चक्कर चल रहा है, 6 चक्कर चलाने हैं, चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर, तब होंगे 6 चक्कर। अभी चल रहा है पहला चक्कर। रिडक्शन स्टेप तक आते आते जो CO2 का एक्सेप्टर था, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट,
वो तो खत्म हो गया। भाई तूने यहां एक मॉलिक्यूल लिया था, हाँ, यहां तक आते आते राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट खत्म हो गया, एक्सेप्टर खत्म हो गया। तो सर अब दूसरे नंबर के CO2 को कैसे फिक्स करेंगे? ये तो पहले नंबर का CO2 है, हमें तो दूसरे नंबर वाले CO2 को बाइंड कराने के लिए भी राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट चाहिए, तीसरे नंबर को बाइंड कराने के लिए भी यही चाहिए, चौथे CO2 को भी बाइंड कराने के लिए ये चाहिए, पांचवें CO2 को भी बाइंड कराने के लिए ये चाहिए, छठवें CO2 को भी बाइंड कराने के लिए ये चाहिए। और आप कहते हैं कि ग्लास में पानी खत्म हो गया है, आप कहते हैं कि RUBP खत्म हो गया है। आर यू क्रेजी सर? नो, ये खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया। तो सर अब दूसरा चक्कर कैसे होगा? दूसरा CO2 को बाइंड कैसे कराएंगे? पैदा करेंगे। पैदा करेंगे किसको? इसको दोबारा पैदा करेंगे। कैसे? कैसे होगा? चेहरे की झुर्री पे मत जाना, मिटा दूंगा। कैसे? टोटल कार्बन कितने हैं तेरे पास? 6 हैं। अब एक काम कर, 6 में से 5 कार्बन अलग कर ले और एक कार्बन अलग कर ले। 6 कार्बन है ना तेरे पास, तेरे पास कितना रुपया है? इतने में तो 150 रुपया मिलेगा। तेरे पास 6 रुपया है, 6 में से 5 रुपये यहां लिख और 1 रुपया यहां लिख। ये जो 5 कार्बन है तेरे, ये 5 कार्बन तेरे यूटिलाइज होंगे। ये 5 कार्बन तेरे यूटिलाइज होंगे। ये 5 कार्बन तेरे यूटिलाइज होंगे 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनाने के लिए। 6 कार्बन थे, 6 रुपया था ना, 6 में से 5 रुपया इधर लिख, 1 रुपया इधर लिख। 6 कार्बन में से 5 कार्बन यूटिलाइज हो गए 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनाने के लिए। पैदा किया है, पैदा किया, रीजनरेशन किया है सर, रीजनरेशन किया है सर। किसका रीजनरेशन किया है? किसका रीजनरेशन किया है? रीजनरेशन किया है किसका? आर यू क्रेजी? नहीं, RUBP का, प्राइमरी एक्सेप्टर का किया है। किस लिए? किस लिए किया है? टू स्टार्ट दी सेकेंड टर्न ऑफ केल्विन साइकिल या थर्ड टर्न, लिख के बताओ। किस टर्न ऑफ साइकिल को स्टार्ट करने के लिए किया है? टू स्टार्ट दी सेकेंड टर्न ऑफ केल्विन साइकिल टू फिक्स सेकेंड CO2। लिख के बता। अरे गजब, अरे गजब 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 भाइयों रे, गजब भाइयों, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं थर्ड स्टेप, इसे कहते हैं हिप हॉप, इसे कहते हैं रीजनरेशन। और इसमें खर्च हुआ 1 ATP। तू रोएगा, वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगी। इसे कहते हैं 1 ATP कंज्यूम होना। तो मुझे बता, एक चक्कर में कितने, 2 + 1 3 ATP, 2 + 1 3 ATP और 2 NADPH। तो एक CO2 को फिक्स करने में तेरे
3 एटीपी, 2 NADPH, 3 एटीपी, 2 NADPH क्या होंगे? कंज्यूम्ड होंगे। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। सर ऐसा मत बोलो। अरे मैं तो मजाक में बोल रहा था भाई, मैं तो मजाक में बोल रहा था। वो तो गाना है ना, तू रोएगा। तो दो सेंटेंस से अलग अलग थे, तूने दोनों को मर्ज कर दिया। वो सेंटेंस वहीं तक था, तू रोएगा, बस। अब वो अगला सेंटेंस अलग था। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। पर बाबू एक ठो दिक्कत ये है कि केल्विन साइकिल का तो एक ही चक्कर हुआ है, अभी तो एक ही CO2 फिक्स हुआ है। एक ठो चक्कर से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल नहीं बनता रे। खोल के बंधन तोड़ दे ताले, ये दिल मांगे मोर। चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर, बोलो कितने चक्कर? 6 चक्कर। बोला 6 चक्कर मांगता है, अभी तो एक ही चक्कर हुआ है। एक चक्कर में एक CO2 बाहर आया, एक चक्कर में एक CO2 बाहर आया। पहले भाई डन करो, इसको लिखो पहले, फिर मैं कहानी सुनाऊंगा। लिखो, यहां तक लिखो बाबू। ए बाबू, लिखो यहां तक। तुम प्यार, डन 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 डंडारा। लिख लो भाई। महाभारत का डायलॉग नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा बेटा अभी। डन। जब 1 टन हुआ तो 1 कार्बन निकला। हो हो हो, हे हे हे, हो हो, हे हे हे। चुप रह के खामोशी से मैंने तुझे पुकारा भी, इन भोली आंखों से किया मैंने इशारा भी, तेरे इशारे से मैं खुद अनजान। जान, ओ मेरी जान, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल। मुश्किल है जीना, मरना है आसान। ओ मेरी जान, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। वो मूड होता है वो, बस हो जाता है करते करते, बस एकदम से दिमाग में आता है और वो फिर एकदम से निकल जाता है। वो प्लान नहीं होता। तुम कहो ना गाना गाओ तो गाना नहीं गा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सुर का पता ना कुछ का पता, ठीक है। बस वो आंखों से होता है, बस हो जाता है। ठीक था वैसे। सुर पे मत जाना, फीलिंग्स पे जाना, आंखों के एक्सप्रेशन में जाना। ये आंखें बहुत बोलती हैं। ठीक था। हाँ। पुराने टाइप के लोग हैं ना, वो तो पुराने गाने याद आए। अजय देवगन की जान मूवी का गाना याद आया। गजब था ना। एक्सप्रेशन पे जाना भाई, इन आंखों में जाना, इन आंखों में कशिश है। आंखों में मत देखना, बर्बाद हो जाएगा लुखे। ठीक है, गजब था। गजब ढायो। चलो, इसको कंप्लीट करता हूं, फिर एक और सुना दूंगा ऐसे ही। वो एकदम फीलिंग्स आएंगी, बस एकदम से आएगा। क्या था भाई? हाँ, 1 टन हुआ तो 1 कार्बन निकला। जब 1 टन हुआ
तो एक कार्बन निकला, जब टन होंगे 6 तो मैं निकालूंगा कितने कार्बन। एक कार्बन प्लस 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 एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6, मिलकर बोलो, मिलकर बोलो। जब 6 कार्बन मिलेंगे, जब 6 कार्बन मिलेंगे तो तेरा बनेगा क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ऐसा, हाँ ऐसा। एक चक्कर से 1 रुपया निकला, दूसरे चक्कर से फिर 1 रुपया, तीसरे चक्कर से फिर 1 रुपया, ऐसे करके जब 6 चक्कर इकट्ठे हुए तो 6 कार्बन तेरे पास आए। 6 कार्बन को यूटिलाइज करके ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनाया रे, समझा ना, ये लिखना, ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा, यस ऐसा बनेगा। कार्बोक्सिलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रीजनरेशन हो गया, केल्विन साइकिल खत्म हो गई। सच में हाँ, बस एक चीज ऐड कर लेना, क्या, CO2 के साथ साथ वाटर, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको मैंने बोला RUBP। पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन के अंदर नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी आपकी कंज्यूम्ड नहीं हुई, 3 फॉस्फोग्लिसराइड बना, इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन में ATP भी कंज्यूम हुए और NADPH भी कंज्यूम हुए, ATP भी कंज्यूम हुए, NADPH भी कंज्यूम हुए। ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3PGAL, 3PGAL, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3PGAL, ट्रायोस फॉस्फेट बोलते हैं 3PGAL, ठीक है। तो ट्रायोस फॉस्फेट में कितना कार्बन था, 6 कार्बन था, मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन था ना, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन था, तो 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन, कितना कार्बन था, 6 कार्बन था। अब इसी में से रीजनरेशन करना है, इसमें से 5 रुपए हमने निकाले और 1 रुपया हमने निकाला, 5 कार्बन से हमने रीजनरेशन कर लिया, जिसमें हमारा 1 ATP कंज्यूम हो गया, और 1 कार्बन जब 6 बार इकट्ठा हुआ तो हमने ग्लूकोज बना दिया। सर यहां तो सुक्रोज लिखा हुआ है, अरे दीवाने, ग्लूकोज बनाया, हाँ बनाया, तो जो तेरा ग्लूकोज बनेगा वो किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में, बता, ग्लूकोज प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है। सर ग्लूकोज प्लांट में स्टोर्ड होता है स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है, प्लांट में खाना किस फॉर्म में ट्रेवल करता है। सर प्लांट में खाना सुक्रोज की फॉर्म में ट्रेवल करता है, अब तेरे को समझ में आ गया होगा। तो जो ग्लूकोज बनता है वो स्टोर्ड हो सकता है स्टार्च की फॉर्म में, जो ग्लूकोज बनता है वो स्टोर्ड हो सकता है स्टार्च की फॉर्म में, और प्लांट के अंदर जो खाना ट्रेवल करता है वो करता है सुक्रोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक। तो बेटा अगर डायग्राम पूरा का पूरा, ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब है 3PGL, इसके मेरे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, दूसरे में 3 कार्बन, टोटल कार्बन 6, इसी में से 5 कार्बन यूटिलाइज हो जाएंगे रीजनरेशन में, इसी में जब 6 बार एक कार्बन इकट्ठे हो जाएंगे तो वो ग्लूकोज बना लेंगे, ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो सकता है। एकदम फील आया तो यस लिख, केल्विन साइकिल खत्म। एकदम फील आया तो यस लिख, यस लिख। हे 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 ला 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 ला। यहां से NCERT रीड करनी है हमें, चलिए यहां से एक बार NCERT रीड कर देते हैं। आ जाओ भाई,
यहां से हम एक बार एनसीईआरटी रीड कर देते हैं, ठीक है, यहां से हम एक बार एनसीईआरटी रीड कर देते हैं। आ जाओ। वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी, एनएडीपीएच एंड O2, जिसमें से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है क्लोरोप्लास्ट से, मतलब क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाती है। उस ऑक्सीजन को हम लोग भी लेते हैं, एनिमल भी लेते हैं, और उस ऑक्सीजन को प्लांट भी यूटिलाइज कर सकता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन बाहर आई है, इसको कौन कौन ले सकता है रेस्पिरेशन में? ह्यूमन भी ले सकता है, एनिमल भी ले सकता है, और इसको खुद प्लांट भी ले लेता है। लेकिन जो एटीपी और एनएडीपीएच है, ठीक है, वो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहेंगे। एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहेंगे। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर जाएंगे? स्ट्रोमा में जाएंगे। स्ट्रोमा में वो प्रोडक्ट क्या होंगे? यूटिलाइज होंगे। और क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। कौन सा प्रोसेस? खाना बनाने वाला प्रोसेस। खाना मतलब, मोर एक्यूरेटली खाना मतलब शुगर। शुगर मतलब, शुगर मतलब ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इस फेस को? बायोसिंथेटिक फेस। क्या यही डार्क है? हाँ भाई, यही है डार्क रिएक्शन। किसकी? फोटोसिंथेसिस की। क्या ये प्रोसेस डजंट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लाइट? ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जिसको बोला एटीपी और एनएडीपीएच। तो CO2 और वाटर के अलावा, बिसाइड CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर के अलावा, CO2 एंड वाटर के अलावा, CO2 एंड वाटर के अलावा हमें एटीपी भी चाहिए, हमें NADPH भी चाहिए। हमें एटीपी भी चाहिए, हमें NADPH भी चाहिए। यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। ये किस तरीके से इस चीज को वेरीफाई किया गया? इट इज सिंपली, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, मैं लाइट ऑफ करूंगा, डरना नहीं, ठीक है, ध्यान समझना। अभी लाइट है, तो लाइट है तो लाइट रिएक्शन हुई, एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म्ड हो गए, ठीक है। लाइट बंद कर दी, तो जब मैंने लाइट बंद कर दी तो लाइट रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में ही होगी। तो जब मैंने लाइट बंद कर दी तो कौन सी रिएक्शन स्टॉप हो गई? जब आपने लाइट बंद कर दी तो लाइट रिएक्शन स्टॉप हो गई। तो जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बने थे एटीपी और एनएडीपीएच, वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएंगे। तो एटीपी और एनएडीपीएच तो मैंने लाइट रिएक्शन में बनाया था। एटीपी और एनएडीपीएच बनाने के लिए मुझे लाइट चाहिए थी। मेरी जब बन गई तो मैंने लाइट हटा दी और उसको मैंने डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किया। डार्क रिएक्शन में वो यूटिलाइज हो गए। अब मुझे दोबारा से एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए, नहीं तो मेरी डार्क रिएक्शन रुक जाएगी। तो मुझे दोबारा से क्या चाहिए? लाइट चाहिए। जब दोबारा से लाइट आई तो मेरी लाइट रिएक्शन हुई, एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म्ड हो गए। अब मैंने लाइट बंद की, तो लाइट के बंद करने से डार्क रिएक्शन एकदम से नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि तूने जब लाइट जलाई थी तो एटीपी एनएडीपीएच तो बना लिए थे ना, तो डार्क रिएक्शन इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगी। अभी लाइट ऑफ है बट डार्क रिएक्शन इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगी। तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक वो एटीपी और एनएडीपीएच कंज्यूम नहीं होते। अच्छा, समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया तो यस लिख। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि डार्क रिएक्शन करने के लिए लाइट नहीं चाहिए, डार्क रिएक्शन करने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब लाइट इनडायरेक्टली चाहिए। भूत अंकल, अरे लुखे ठीक है, अब देख, इट इज सिंपल, इमीडिएटली immediately after light become unavailable, the biosynthetic phase continue for some time. लाइट बंद करने से डार्क रिएक्शन इमीडिएटली स्टॉप नहीं होती, थोड़ी देर तक चलेगी, तब तक जब तक लाइट रिएक्शन के वो प्रोडक्ट यूटिलाइज नहीं होते। देन स्टॉप, इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल, द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन। Can we hence say that the calling the biosynthetic phase as a dark reaction is a misnomer? Discuss the among yourself. कर लिया डिस्कस, ठीक है। तो बच्चों को बताया जाए कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होती है। अरे दीवाने, ज्यादातर प्लांट के अंदर जो खाना बनता है वो दिन के समय ही बनता है, जब तेरी लाइट होती है तभी डार्क रिएक्शन चल रही होती है ज्यादातर प्लांट के अंदर। तो डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती है। डार्क रिएक्शन को करने के लिए सीधे तौर पर लाइट नहीं चाहिए, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए। वो खत्म हो गए तो डार्क रिएक्शन रुकेगी। डार्क रिएक्शन इसलिए रुकी क्योंकि प्रोडक्ट खत्म हो गए। प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले लाइट रिएक्शन चालू करनी पड़ेगी, और लाइट रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में ही होगी। आ गया समझ? आ गया। Let us now see how the ATP and NADPH are used in biosynthetic phase. Dark reaction है ये, biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with water to produce CH2O, जिसको हमने कार्बोहाइड्रेट बोला था, जिसको हमने शुगर बोला था। It was of interest to scientists to find out how this reaction proceed. CO2 के साथ कंबाइन होना वाटर का और CH2O का बनना कार्बोहाइड्रेट, साइंटिस्ट लोग थोड़ा सा देखना चाहते थे कि किस तरीके से रिएक्शन होती है, और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CO2 इज टेकन इन अ रिएक्शन और फिक्स्ड। और वो जानना चाहते थे कि जब आप CO2 को फिक्स करते हैं तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है। Just after World War II, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, भाई रेडियो आइसोटोप के नुकसान है ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रेडियो आइसोटोप को सही जगह पर यूज करने की सोची गई, ठीक है। द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन इसका एग्जाम्पल है, उन्होंने रेडियो आइसोटोप को सही जगह यूज किया। द यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप C14 बाय हिम, कहां पर, एल्गल फोटोसिंथेसिस। दो एल्गी थे, क्लोरेला और सिनेडेस्मस। चुपके से स्टडी लीड टू द डिस्कवरी दैट, तो एक नई खोज हुई दैट जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होगा वो 3 कार्बन वाली ऑर्गेनिक एसिड होगी। He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway, and it was Calvin's cycle. The first product is identified was 3-phosphoglyceric acid, or in short PGA. How many carbon atom does it have? 3 carbon. Scientists also try to know whether all plants have PGA as a first product of CO2 fixation. साइंटिस्ट लोगों ने यह पता लगाने की कोशिश की क्या दुनिया में जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर हमेशा फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा ही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक, अब मैंने आपको यहां तक बताया है, ये वाला मैंने अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। इसके लिए आप वेट करेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको ये वाला नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं ये वाला बताऊंगा तो फिर C4 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैं पहले बच्चे को C3 साइकिल पढ़ाऊं। अगर मैं C3 साइकिल में ही C4 साइकिल भी डालूंगा तो कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैंने ये वाली लाइन आपको नहीं बताई कि कुछ प्लांट ऐसे मिले जिनके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं था,
4 कार्बन वाला था। क्योंकि मेरा जो टारगेट था आज वो केल्विन साइकिल पढ़ाने का था, इसलिए मैंने ये वाली चीज अभी आपको नहीं बताई। तो जब मैंने आपको ये वाली चीज नहीं बताई तो आप भी अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। मेरे को तो 1 मिनट लगता कि शुगर केन और मेज प्लांट थे जिनके अंदर ये देखा गया कि जो पहला प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन वाला नहीं है, 4 कार्बन वाला है, ऑक्सोएसिटिक एसिड। इसका मतलब खाना बनाने की एक और साइकिल होती है C4। उससे दिमाग 2 जगह चला जाता। अभी मैंने आपको सिर्फ केल्विन साइकिल पढ़ानी थी तो मैंने आपका फोकस केल्विन साइकिल पे रखना था, इसलिए मैंने ये लाइन अभी आपकी स्किप की। आप भी इस लाइन को भी स्किप करिए, इसको हम पढ़ेंगे थर्सडे वाली क्लास में। इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे थर्सडे वाली क्लास में, ठीक? तब तक आप अच्छे बच्चे की तरह वेट करिएगा। आ जाओ। लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्फ, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वाज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन। हाउ मेनी कार्बन एटम वुड अ मॉलिक्यूल हैव which after accepting CO2 would have 3 carbon of PGA? How many carbon atom would a molecule have? उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम होते होंगे जो CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता होगा। उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते होंगे जो CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता होगा। तो ये कार्बन एटम जिस मॉलिक्यूल में तुमसे पूछ रहे हैं वही तो है प्राइमरी एक्सेप्टर, वही तो है प्राइमरी एक्सेप्टर। द स्टडी वर अनएक्सपेक्टेडली शो, अनएक्सपेक्टेडली क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भाई 1+2 3 होता है, 1+5 3 नहीं होता, 1+2 3 होता है, 1+5 3 नहीं होता, ठीक है? लेकिन स्टडी से अनएक्सपेक्टेडली हमें पता चला कि वो तो 5 कार्बन वाला कीटो शुगर है जिसका नाम है राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी? नो, पहले तो नहीं सोचा था ऐसा। नो, डू नॉट वरी, कम ऑन, टेक इट इजी गाय। द साइंटिस्ट ऑल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लिया साइंटिस्ट लोगों ने ये बात कहने के लिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तब जाके वो बता पाए 5 कार्बन। मैं मानता हूं तुम्हें लगेगा कि एक में 5 डालो तो 3 कैसे आएगा, अनएक्सपेक्टेड लगेगा। साइंटिस्ट लोगों ने भी बहुत टाइम लिया, एक्सपेरिमेंट किए। They also believed that the first product was C3 acid. The primary acceptor would be a 2-carbon compound. They spent many years trying to identify 2-carbon compound before they discovered 5-carbon RUBP. इससे पहले कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाते कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 5 कार्बन वाला है, साइंटिस्ट लोगों ने काफी साल लगाए इस चीज को भी आइडेंटिफाई करने के कि क्या वो प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। शाबाश लुखास, मेरा लुखा बड़ा हो गया है। Kelvin and his co-worker work out the whole pathway and show that the pathway operated in cyclic manner, carboxylation, reduction or regeneration, cyclic manner. The RUBP was regenerated. Let us now see how the Kelvin pathway operate and where the sugar is synthesized. बताइए किस फेस में शुगर बनेगी? शुगर बनती है रिडक्शन स्टेप में। कोई तुमसे पूछे, let us at very clear that Kelvin pathway occur in all photosynthetic plant. ठीक है, इस लाइन को छोड़ दो क्योंकि तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तुमने अभी अभी C4 देखा था, है ना? तो इस लाइन के लिए वेट करो,
है ना, क्योंकि तुमने अभी अभी क्या देखा, C4 देखा, और यहां क्या लिखा है कि सारे प्लांट में C3 होता है, फिर चाहे वो C3 हो या C4 हो। इन दो लाइन को भी छोड़ देना, इनका एक्सप्लेनेशन थर्सडे को मिलेगा। कब मिलेगा? ये लाइन तभी समझ आएगी जब आप C4 साइकिल पढ़ोगे। जब तक आप C4 साइकिल नहीं पढ़ोगे ये लाइन जिंदगी भर समझ नहीं आएगी। तो जब मैं आपको C4 साइकिल पढ़ाऊंगा तो इन दो लाइन का जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप यहां लिख दो थर्सडे, थर्सडे। ठीक, अभी जाना मत, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब अंडर 3 stages: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। Carboxylation. Carboxylation is the fixation of CO2 into stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle. Regeneration भी crucial step है, where CO2 is utilized for the carboxylation of RuBP. This reaction is catalyzed by the enzyme RuBP carboxylase, Rubisco, which result in formation of two molecule of 3-PGA. Since this enzyme also has oxygenation activity, याद करो ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है, तो इसका मतलब इस एंजाइम की ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होती है। तो आप मोर करेक्ट इसे बोलिए RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। दीज आर दी सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो रिडक्शन में कोई एक रिएक्शन नहीं होती, काफी रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से आपकी ग्लूकोज बनता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 molecule of ATP for phosphorylation and 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule। तो 2 molecule of ATP आपके किसके लिए? फॉर फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। आपने 3-PGA में फॉस्फेट ऐड किया, 3-PGA में फॉस्फेट ऐड किया, तभी तो तुम्हारा 1,3-बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बना, और 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स। 2 NADPH खर्च हुए। The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 turn of Calvin cycle required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। बता चुका हूं। Regeneration of CO2 acceptor molecule of RuBP is crucial। क्यों? अगर साइकिल को कंटिन्यू रखना है uninterrupted। The regeneration step required 1 ATP for phosphorylation to form RuBP। Hence, for every CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecule of ATP and 2 NADPH are used। ये लाइन थर्सडे को, ये लाइन थर्सडे को अभी नहीं आएगी समझ में जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे C4। ये लाइन थर्सडे। To make 1 molecule of glucose 6 turn of Calvin cycle required। 6 CO2 डालोगे कैल्विन साइकिल में, 18 ATP डालोगे कैल्विन साइकिल में, 12 NADPH डालोगे कैल्विन साइकिल में, तो जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। 18 ATP टूटेंगे 18 ADP में, 12 NADPH टूटेंगे 12 NADP के अंदर। बच्चों, मैं कोई काम आप पे नहीं छोड़ता हूं। मैंने आपको आज NCERT बूस्टर देना है, ठीक है? आपको सॉल्व भी देना है, अनसॉल्व भी देना है। मैंने इस चैप्टर का पूरा NCERT बूस्टर का सॉल्व कर रखा है लेक्चर 45 मिनट में। मेरे पास ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड है, ठीक है?
मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है जिसके अंदर पूरा का पूरा इस चैप्टर का एनसीईआरटी बूस्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे क्वेश्चंस। ठीक, मैं आपको 2-4 दिन में वो वीडियो, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वो वीडियो अपलोड करा दूंगा। 45 मिनट का है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर है, 45 मिनट का है। इस चैप्टर का स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चंस का, जो एनसीईआरटी बूस्टर का जो पहला क्वेश्चन था वहां से लेके इस चैप्टर का जो आखिरी क्वेश्चन है वहां तक का 45 मिनट का, उसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी अपलोड कराऊंगा। ठीक है, तो आप खुद से भी करना, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, वहां से उसमें पूरा डिस्कशन है। ठीक है, चलिए भाई, तो एक बार कमेंट करके बता देना यहां तक की क्लास कैसे लगी। थर्सडे को हम लोग आपको C4 साइकिल पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे और C3 C4 में डिफरेंस हो जाएगा। फ्राइडे की क्लास में हम आपको इसका जो बाकी का पोर्शन है, फोटो रेस्पिरेशन और फैक्टर फैक्टिंग खत्म करेंगे, और सैटरडे में हम इसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीक से रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, दुआ में याद रखना। थैंक यू।